अनुपमा आज बहुत ही सशक्त और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। वह बड़ी ही बेबाकी से जवाब देती है कि हाँ, परा कोठारी सही कह रही हैं कि उनका बिजनेस समंदर के बराबर बड़ा है और अनुपमा का एक बूंद के बराबर छोटा। लेकिन कोई भी बड़ा बिजनेस कभी न कभी तो छोटा ही रहा होगा। कोई भी समंदर एक ही दिन में नहीं बनता, वह छोटी छोटी बूंदों से ही बनता है। समंदर प्यास नहीं बुझा सकता, यह बात सही है, लेकिन बूंद भी तो कोशिश कर सकती है। वह बताती है कि उसके छोटे से बिजनेस से कितने लोगों का घर चलता है, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है, कितनों के चेहरे पर मुस्कान आई है। अनुपमा कहती है कि वह बहुत कुछ करती है, लेकिन फिर भी परा कोठारी परेशान रहती हैं, जबकि उनका बिजनेस इतना बड़ा है। उसे उनके इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, न ही उसने कभी मांगा। लेकिन उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि हर बड़ा बिजनेस कभी छोटा ही होता है। यह मेहनत और लगन का नतीजा होता है कि वह समंदर बनता है। अनुपमा आगे कहती है कि जिसके पास लोगों का प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास होता है, उसका बिजनेस कभी भी पीछे नहीं रहता। आज भले ही उसका बिजनेस बड़ा नहीं है, लेकिन कल जरूर होगा। उसने खुद से अकेले क्लाउड किचन शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का उसमें विश्वास बढ़ा। बिजनेस में सबसे जरूरी चीज पैसे नहीं, बल्कि विश्वास होता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जहां प्रेम और भरोसा होता है, वहां बिजनेस कभी नुकसान में नहीं जाता। जब परा कोठारी उससे पूछती है कि बिना इन्वेस्टर्स के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो माही और राही जवाब देते हैं कि उन्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, वे खुद मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनुपमा कहती है कि वे सभी देखेंगे कि किसका बिजनेस आगे बढ़ता है। परा का बिजनेस पहले से ही बहुत आगे है, लेकिन किस्मत कब किसका साथ छोड़ दे, यह कोई नहीं जानता। बिजनेस की बातों के बीच माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अनुपमा को लगता है कि माही और राही को लेकर परिवार में गलतफहमियां बढ़ रही हैं। तभी वहां मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन माहौल कुछ और ही हो जाता है। अनुपमा देखती है कि उसकी मेहंदी खराब हो गई है, डिजाइन बिगड़ गया है, पानी गिर गया है। लेकिन फिर भी वह खुद से बात करते हुए कहती है कि कपाड़िया जी, मेहंदी खराब हुई तो क्या हुआ, इसका रंग और स्टैंड तो बहुत अच्छा आया है। अगर वे यहाँ होते तो छोटी अनु को खुद अपने हाथों से विदा करते, लेकिन अब वह अकेली है। अनुपमा खुद से कहती है कि उसने आज कपाड़िया जी को बहुत ज्यादा मिस किया। अगर वे साथ होते तो चीजें कितनी अलग होती। लेकिन अब वह अपनी मेहंदी के रंग को और गहरा करने की कोशिश करेगी, ताकि छोटी अनु के हाथों पर सबसे सुंदर रंग चढ़े। तभी उसकी बेटी उससे बात करना चाहती है और बताती है कि गौतम ने आज उसके साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन वह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार और गलत सोच पर पड़ा। अनुपमा पहले उसे डांटती है कि यह बहुत गलत किया, लेकिन फिर गले लगाकर कहती है कि उसने सही किया। अनुपमा को गर्व होता है कि उसकी बेटी अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई है। दूसरी ओर दामाद जी की तारीफ की जाती है कि उन्होंने परिवार की इज्जत बचा ली। बा इस पूरी बातचीत को सुनकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हर रिश्ता बिजनेस से नहीं जुड़ा होता। अनुपमा के किचन में प्रेम भी तो है, यह क्यों नहीं सोचा जाता? जवाब आता है कि अगर सिर्फ प्रेम होता तो बात ठीक थी, लेकिन अब तो पैसे की भी बात आ गई है, इसीलिए वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब डैडी कहते हैं कि उन्हें सब पर नजर रखनी होगी। वे मन ही मन सोचते हैं कि भले ही रसोई अनुपमा की हो, लेकिन असली खेल वे ही खेलेंगे। अनुपमा की बेटी अभी भी परेशान होती है कि उसने एक ही थप्पड़ में क्यों छोड़ दिया, उसे तो और मारना चाहिए था। अनुपमा उसे समझाती है कि उसे पूरे परिवार के सामने यह बात रखनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात को अकेले में क्यों बताया? बेटी कहती है कि प्रार्थना की वजह से वह चुप रही, क्योंकि प्रार्थना भी ऐसी स्थिति से गुजर रही है। अनुपमा को याद आता है कि पहली बार जब उसने प्रार्थना को देखा था, तब भी वह बहुत डरी सहमी थी। अब उसे समझ आता है कि प्रार्थना ऐसा क्यों कर रही थी। वह बहुत परेशान है और ऐसे इंसान के साथ रह रही है जो उसे तकलीफ देता है। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं
कि इंसान को चुप रहना पड़ता है। उसे खुद अपने लिए स्टैंड लेने में 25 साल लग गए थे। इतने साल तक वह सिर्फ सहती रही, लेकिन अब उसने अपने लिए आवाज उठानी सीखी है। अब वह चाहती है कि उसकी बेटी और प्रार्थना भी अपने लिए खुद खड़ी हों। वह कहती है कि हमें प्रार्थना को मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाना चाहिए। हमें उसे इतनी मजबूत बनाना होगा कि वह अपने लिए खुद बोले। हमें उसकी लड़ाई नहीं लड़नी होगी। अनुपमा समझती है कि प्रार्थना के घरवाले इस सच्चाई को देखने में असमर्थ हैं, लेकिन वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। आपकी पूरी कहानी को पुनः व्यवस्थित और अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे दोनों भाग एक साथ जुड़े रहें और प्रवाह बना रहे। अनुपमा अपनी बेटी की मेहंदी के रंग को गहरा करने के लिए तवा गर्म करके उस पर लौंग डालती है और उसकी भाप से मेहंदी का रंग और भी अच्छा करने की कोशिश करती है। वह अपने आप से बात करते हुए कहती है कि अगर कपाड़िया जी साथ होते तो यह पल और भी खास होता। उसे उनकी बहुत याद आती है और सोचती है कि अगर वे यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। फिर वह खुद से कहती है कि अब वह मेहंदी का रंग और भी गहरा करेगी ताकि लोग पूछें कि इतना अच्छा रंग कैसे आया। इसी बीच उसकी बेटी उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है और उसे बताती है कि गौतम ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मारा। यह सुनकर अनुपमा पहले नाराज होती है कि उसने सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा, उसे और सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन फिर वह समझती है कि उसकी बेटी को चुप रहना पड़ा क्योंकि प्रार्थना ने उसे ऐसा करने से रोका था। अनुपमा को प्रार्थना की मजबूरी समझ में आने लगती है। उसे याद आता है कि जब वह पहली बार प्रार्थना से मिली थी तो उसने भी ऐसे ही व्यवहार किया था। अब वह समझ चुकी थी कि प्रार्थना बहुत तकलीफ में है और उसे अपने लिए बोलने का साहस नहीं मिल पा रहा है। अनुपमा सोचती है कि उसे भी अपने लिए बोलने में 25 साल लग गए थे, लेकिन अब वह प्रार्थना को इस काबिल बनाएगी कि वह खुद के लिए आवाज उठा सके। वह सोचती है कि जिस समाज में प्रार्थना पली बढ़ी है, वहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी हर हाल में निभानी चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी तकलीफें क्यों न हों। अगर किसी लड़की ने अपनी तकलीफों के बारे में बोलने की कोशिश भी की, तो उसके परिवार वाले ही उसकी आवाज दबा देंगे। इसी बीच पराग कोठारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उन्हें कल हुई सारी बातें याद आ रही होती हैं। वे सोचते हैं कि अनुपमा और राही को इतना आत्मविश्वास कैसे मिल गया कि वे बिना किसी इन्वेस्टर के बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। उधर गौतम के परिवार में उसकी खूब तारीफ हो रही होती है। पराग कोठारी गर्व से कहते हैं कि उनका दामाद हीरा है, क्योंकि बा ने उसे चुना है। उन्होंने तो शादी तक रुकने की बात कही थी, लेकिन अगर गौतम हमेशा उनके घर में रहना चाहे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। यह सब सुनकर प्रार्थना चुप हो जाती है और अपने मन की बात नहीं कह पाती। अब घर में बैचलर पार्टी की तैयारी हो रही है। लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पार्टियां हो रही हैं। लड़के मजाक में कहते हैं कि लड़कियों की पार्टी में तो कुछ खास नहीं होगा, वे छत पर अंताक्षरी ही खेलेंगी। लड़कियां जवाब में कहती हैं कि वे क्यों बताएं कि वे अपनी पार्टी में क्या करने वाली हैं। दोनों टीमें एक दूसरे को चैलेंज करती हैं कि कौन ज्यादा एंजॉय करेगा। पार्टी की प्लानिंग में सब इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मंदिर जाने वाले घर के बड़े सदस्य भी इसकी भनक नहीं पाते। इधर लड़कों की पार्टी में सब कुछ बोरिंग लग रहा होता है। वे सोचते हैं कि पार्टी में कुछ खास होना चाहिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच वे लड़कियों की पार्टी की बातें जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर लड़कियों की पार्टी भी ज्यादा मजेदार नहीं हो पाती। इसी बीच एक लड़का फोन पर अपनी प्रेमिका से बात करता है और कहता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। प्रेम भी फोन पर अपनी दोस्त से बात करता है और कहता है कि वे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। राही सोचती है कि अगर प्रेम इतना एंजॉय कर रहा है तो वह क्यों नहीं कर सकती। वह लड़कों की पार्टी में जाने का फैसला करती है। जब लड़कियों को पता चलता है कि लड़कों की पार्टी में लड़की बुलवाई गई है, तो वे भी उनकी पार्टी में जाने का प्लान बनाती हैं। वे कहती हैं कि जब लड़के उन्हें अपनी पार्टी में नहीं बुला रहे तो वे क्यों बुलाएं। तभी किसी कोठारी मेंशन जाने का सुझाव देता है, क्योंकि वहां की पार्टी ज्यादा मजेदार होगी। इधर अनुपमा भी इस पार्टी में शामिल हो जाती है और डांस करने लगती है।
तभी अचानक वसुंधरा को धक्का लगता है और वह गिरते गिरते बच जाती है। पराग कोठारी उन्हें पकड़ लेते हैं और नाराजगी में कहते हैं कि उनके घर में यह सब नहीं चलता। वे चेतावनी देते हैं कि वे अपने संस्कारों को उनके घर तक न लाएं। अब आगे क्या होगा? अनुपमा का जवाब क्या होगा? क्या वसुंधरा इस घटना को भूल पाएंगी? और क्या प्रार्थना अपने लिए आवाज उठा पाएगी? यह सब जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार कीजिए।